हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम बात करेंगे अशुद्ध वायु से होने वाले जो रोग हैं। वायुमंडल के टॉपिक को जब आपने पढ़ा, वायु का जो संगठन है वातावरण में किस प्रकार से है, किन गैसों का मिश्रण है, वो सारे पॉइंट को आपने पढ़ा है। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो अशुद्ध वायु है, अशुद्ध वायु कब होगी। जो वायु का संगठन था, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा थी, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा थी, इन सब की जो मात्रा बताई गई है आपको वायु के संगठन में, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा है। तो इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य गैसों का मिश्रण यदि हो जाता है या फिर इसके साथ ही साथ कुछ गैसों की कमी हो जा रही है, तो उसे हम अशुद्ध वायु कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है कि अपना अशुद्ध वायु से होने वाली बीमारियां, जो बीमारियां हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, और बीमारियां तो हानिकारक होती ही हैं। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, समझिएगा और उसे नोट करते जाइएगा। किसी पॉइंट पे अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो टाइमिंग याद रखिए, क्लास आपकी शाम को 7 बजे चलती है और फिर आपका जो ये क्लास है ये आपके हेल्थ साइंस के टॉपिक को कवर किया जा रहा है और सारे होम साइंस के ब्रांच को पीछे कवर किया गया है। सारी क्लासेस जो है प्लेलिस्ट वाइज इस चैनल पे अपलोड की गई हैं और इसके साथ साथ मैराथन क्लास भी अपलोड की गई है। चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग जो क्लास, जो भी ब्रांच आपको देखना हो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अशुद्ध वायु से होने वाले जो रोग है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चेचक। जो चेचक है, आप लोग नाम अधिकतर सुनते रहते हैं, इसे हम बड़ी माता, शीतला रोग, स्मॉल पॉक्स अन्य नामों से भी जानते हैं। चेचक रोग को आप लोग जब भी किसी को चेचक रोग हो जाता है तो आप लोग कहते हुए सुने होंगे कि माता जी निकली हुई हैं। कौन सी माता जी निकली हुई हैं? उसमें से शीतला माता या शीतला रोग का नाम आता है। यहाँ इसे धार्मिकता से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि यह जो रोग है वो क्या है कि एक संक्रामक रोग है और संक्रामक रोग के लिए ये आवश्यक होता है कि यहाँ साफ सफाई रखी जाए और जो भी व्यक्ति इस रोग में संक्रमित है उसे लोगों से अलग रखा जाए, जिससे कि अन्य लोगों में भी ये वायरस फैल ना पाए। इसकी वजह से इस तरह की इसमें धार्मिकताओं को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये चेचक है, इसे इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता या शीतला रोग अन्य नामों से भी जानते हैं। ये जो रोग है ये किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है। एग्जाम में ये सारे पॉइंट आपसे पूछे गए हैं जो भी यहाँ बताए गए, इसलिए एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, सभी को नोट करना है। यह जो रोग है वो क्या है? संक्रामक रोग है और ये जिस वायरस से फैल रहा है उस वायरस का क्या नाम है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से ये चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स जो है ये फैल रहा है। टीका की खोज यानी कि जो चेचक है इसके बचाव हेतु जो टीका बनाया गया वह किसके द्वारा खोजा गया था? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज जो किया है व्यक्ति, वैज्ञानिक, वो कौन है? एडवर्ड जेनर। और जो टीका है उसका व्यापारिक नाम क्या है? यानी कि अगर आप मार्केट में से खरीदने जाते हैं कोई डॉक्टर के सलाह पर या फिर डॉक्टर जो आपको टीका देता है उसका क्या नाम है? ACAM 2000, इन्वानेक्स, जिनेओस, ये 3 टीके का नाम बताया गया है जो कि चेचक के व्यापारिक नाम बताया गया। व्यापारिक नाम का मतलब है कि जो मार्केट में जिस नाम से वो उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा हम बात करेंगे छोटी माता। ये जो चेचक है ये जब गंभीर अवस्था हो तो चेचक स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता कहा जा रहा है, लेकिन जब छोटी माता इसे चिकन पॉक्स के नाम से जाना जा रहा है। ये जो छोटी माता है ये भी किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमित हो रहा है, फैल रहा है और ये जिस वायरस से हो रहा है उसे वेरिसेला जोस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपके टीएसटी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को आप लोग केयरफुल होकर के नोट करिएगा। और एक चीज़ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं,
कभी कभी ऐसा होता है उस क्वेश्चन को ना पूछ करके उसके जस्ट अपोजिट वाला, यानी कि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे चेचक है, छोटी माता बड़ी माता दिया गया है, तो बार बार छोटी माता पूछा जा रहा है, तो इसको आपने पढ़ लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में यही पूछा जाए, हो सकता है आपकी बार इस टॉपिक को ही पूछा जा सकता है। इसलिए आपको सभी पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ये जिस वायरस से हो रहा है इसे वेरिसेला जोस्टर के नाम से जाना जाता है, और ये जो है चेचक के ही समान होता है, लेकिन ये जो छोटी माता है ये चिकन पॉक्स है, ये कम गंभीर होता है। वहीं पे जो अधिक गंभीरता देखने को मिलती है वो चेचक में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों एक समान जैसे रोग हो गए। आगे देखिए तीसरा इन्फ्लुएंजा, ये जो फ्लू नामक वायरल है आप लोग सुने होंगे। अधिकतर जो रोग जिस समय में अधिकतर फैलता रहता है तो वो कहते हैं कि ये वायरल डिजीज प्रेजेंट टाइम में फैल रहा है, तो वही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फीवर वायरल हो रहा है, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो भी आपके मौसम हैं, विभिन्न मौसम के परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो है वायरल फैलते रहते हैं। तो इसी के आधार पे ये बताया गया है कि जो इन्फ्लुएंजा ये फ्लू है, वायरल है, ये जिस रोगाणु से यानी कि जिस वजह से ये फैल रहा है उसका नाम भी क्या है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। रोग का नाम भी इन्फ्लुएंजा है और जिस रोगाणु से फैल रहा है उसे भी इन्फ्लुएंजा नाम से जाना जाता है। और जब ये इन्फ्लुएंजा किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इसमें जुकाम का जो है भयानक रूप देखने को मिलता है। जुकाम का भयानक रूप, नॉर्मल नहीं बल्कि भयानक रूप, गंभीर रूप उसका देखने को मिले। और इसके साथ ही साथ ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को बुखार हो जाता है, और ये बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। कब? जब व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति को विटामिन सी की अधिक मात्रा देनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका चेचक, छोटी माता और इन्फ्लुएंजा। आगे देखिएगा हम बात करते हैं खसरा रोग जो है। ये जो खसरा है यह भी अशुद्ध वायु से फैलने वाला ही रोग है। यहाँ आपको सभी जो बताया जा रहा है वो अशुद्ध वायु से होने वाले रोगों की बात की जा रही है। खसरे को इंग्लिश में मीजल्स कहा जाता है और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, और यह भी संक्रामक रोग ही है जो एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण के द्वारा फैल रहा है। और ये जिस वायरस से फैल रहा है उसे डर्मोट्रॉपिक वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डर्मोट्रॉपिक वायरस से यह रोग जो है वो फैल रहा है, ज़्यादातर ये बच्चों में होता है, और इसके बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है, और जिस टीके को लगाया जाता है उसे MMR के नाम से जाना जाता है। और इस MMR का क्या मतलब है? पहले M का मतलब है मीसल्स जो खसरे के लिए उपयोगी है, दूसरा है मम्स जो मम्स नामक रोग है, कंठमाला या गलसुआ नाम से जाना जाता है। गलसुआ अगर हो रहा है किसी भी व्यक्ति को तो उस गलसुआ रोग में भी क्या होता है कि MMR टीके का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है R से रूबेला, अगर रूबेला हो रहा है किसी व्यक्ति को तो भी MMR नामक टीका ही लगता है। तो ये जो MMR टीका है ये 3 प्रकार के समस्याओं के लिए उपयोगी होता है, खसरा, गलसुआ या कंठमाला और रूबेला, ठीक है। आगे देखिएगा 5वां है डिफ्थीरिया। जो डिफ्थीरिया है यह भी ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, और ऐसे बच्चे जो 2 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में होते हैं, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था है आपको 2 भागों में बांट के बताएगी, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो उसमें जो पूर्व बाल्यावस्था है या पूर्व विद्यालय अवस्था, बच्चों को विद्यालय जाने से पूर्व की जो अवस्था है, ऐसे सिचुएशन बच्चे को डिफ्थीरिया अधिक हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को डिफ्थीरिया हो रहा है तो इससे प्रभावित होने वाले जो अंग है वो गला और श्वसन तंत्र होते हैं, ठीक है। गले का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि आहार नाल, जो गला है गले के पास से होकर के जो नलिकाएं जुड़ी हुई होती हैं यहाँ तक गले में जो है ये दोनों नलिकाएं एक साथ जाती हैं, लेकिन आगे जा कर के एक आहार नाल में परिवर्तित होकर जो आमाशय की तरफ एक नलिका जाती है और दूसरी नलिका जो है वो आपके लंग्स यानी कि फेफड़े की तरफ जाती है। आपको जब फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा इस ब्रांच के बाद, स्वास्थ्य विज्ञान हेल्थ साइंस के बाद आपको पढ़ाया जाएगा शरीर क्रिया विज्ञान, तो उसमें आपको ये चीज़ें डिटेल्स में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि डिप्थीरिया से जो प्रभावित होने वाले अंग है वो गला और श्वसन तंत्र जो भी है, श्वसन के लिए जो भी तंत्र उपयोगी है वो सभी अंगों को प्रभावित कर देते हैं। और फिर डिप्थीरिया में
जब किसी भी व्यक्ति को ये डिप्थीरिया हो रहा है तो उसके लिए जो जीवाणु जिम्मेदार है उसका नाम है किरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरी। आप लोग ने कोरोना का भी नाम सुना है, तो कोरोना रोग जब फैला था तो उसमें क्या समस्या हो रही थी, वो भी श्वसन तंत्र को ही प्रभावित कर रहा था। उसी प्रकार से ये जो डिप्थीरिया है, इसे जिस जीवाणु से ये हो रहा है उसे किरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरी के नाम से जाना जाता है और यह भी आपके श्वसन तंत्र और गले को ही प्रभावित करता है। जिस मौसम में ये फैल रहा है उसे शीत ऋतु कहते हैं। और फिर इसका उद्भवन काल का क्या मतलब है कि जिस दिन से आपको किसी भी रोग के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और ये जब तक रहते हैं वही समय वही काल इसका क्या कहलाता है, उद्भवन काल कहलाता है। तो ये जो डिप्थीरिया है इसका उद्भवन काल 2 से 3 दिन तक का होता है और इसमें जो टीके का प्रयोग किया जा रहा है वो डीपीटी टीके का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो डीपीटी टीका है ये भी 3 रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। जिस प्रकार से एमएमआर 3 के लिए जिम्मेदार है उसी प्रकार से डीपीटी भी होता है। डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, ये 3 प्रकार के जो रोग हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। डिप्थीरिया है ये, फिर परट्यूसिस और उसके बाद टिटनेस, ये 3 रोगों के लिए जिम्मेदार होता है यह टीका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा अपना तपेदिक, इसे यक्षमा नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, टीबी नाम से भी जानते हैं या फिर ट्यूबरकुलोसिस जो उसका फुल नेम है टीबी का। ठीक है, तो ये जो समस्या है ये किसकी वजह से हो रही है, अशुद्ध वायु के कारण। जब वायु में अशुद्धियाँ फैल रही हैं तो उसके कारण ये हो रहा है। और इसकी खोज अगर हम बात करें तो सबसे पहले कब किया गया, तो सर्वप्रथम इसकी खोज 1882 ईस्वी में किया गया था और किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट कोच के द्वारा। ये जो रॉबर्ट कोच नाम दिया गया है ये रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया। और फिर जो इन्होंने खोज की वो किसमें पाया, इन्होंने जो बलगम यानी कि खांसी के द्वारा जब खांसी आती है तो अंदर से जो बलगम निकल के आता है उस बलगम में रॉबर्ट कोच ने देखा कि एक जो इसमें पाया जा रहा है जीवाणु वो किसका है, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है जो कि किसके लिए जिम्मेदार है, तपेदिक रोग के लिए जिम्मेदार है। इसका अन्य नाम अगर देखिएगा तो सन 1918 में इसे मृत्यु का कप्तान कहा गया था। सन 1918 की बात की जा रही है, 1918 में इसे मृत्यु का कप्तान कहा जा रहा था क्योंकि इस समय क्या था कि ज़्यादातर लोगों की मृत्यु जो है तपेदिक यानी कि टीबी रोग से हो रहा है, इसका इलाज नहीं था तो इसे मृत्यु का कप्तान कहा जा रहा था। परंतु प्रेजेंट टाइम में अब निमोनिया को कहा जाता है क्योंकि जब से निमोनिया रोग अधिक फैल गया है, अधिक होने के कारण लोगों की मृत्यु हो जा रही है, अब प्रेजेंट टाइम में निमोनिया हावी हो गया है। लेकिन निमोनिया रोग से मृत्यु जब से हो रही है, इसके पूर्व में ज़्यादातर मृत्यु किससे होती थी, टीबी रोग से होती थी, इसलिए उस समय इसे मृत्यु का कप्तान कहा जा रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में निमोनिया को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है कि मृत्यु का कप्तान किसे कहा जाता है, तो अगर ऑप्शन में तपेदिक दिया है और उसके साथ ही साथ निमोनिया नहीं दिया है या निमोनिया नहीं दिया है तभी आप तपेदिक या टीबी को सिलेक्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर टीबी दिया है निमोनिया नहीं दिया तो टीबी सिलेक्ट कर लेंगे और अगर टीबी नहीं दिया है तब आप निमोनिया सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ अगर एक साथ में है तब आप क्या करेंगे, जो प्रेजेंट टाइम है निमोनिया वही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एक दूसरे की अनुपस्थिति में अगर इन दोनों में से कोई एक दिया है तो वही सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, मृत्यु का कप्तान कहा जा रहा है। ये एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिएगा, इस रोग से होने वाली मृत्यु, जो इस रोग से मृत्यु हो रही है या फिर अक्षमता हो रही है, इसकी मान्यता किसके द्वारा दी गई, तो वैज्ञानिक का नाम है सर विलियम ओरलर। सर विलियम ओरलर जो है ये प्राथमिक चिकित्सा के जो है जनक कहे जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के जनक कहे गए हैं सर विलियम ओरलर। इन्होंने जो है इस रोग से होने वाली मृत्यु और अक्षमता की मान्यता दी है कि हाँ जो ये रोग है इससे लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, ये जिस जीवाणु से हो रहा है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
आपसे एग्ज़ाम में टीबी का फुल नेम पूछा गया है तो आप ट्यूबरकुलोसिस बताएंगे, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, या फिर जीवाणु अगर पूछा जा रहा है तपेदिक रोग जिस जीवाणु से हो रहा है उसका नाम पूछ रहा है तो आप बताएंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर बैसिलस भी देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, इसके बचाव हेतु जिस टीके का प्रयोग किया जाता है इसे BCG का टीका कहा जाता है। बच्चों में आप देखे होंगे, बच्चों को BCG का टीका जब लगाया जाता है वह किसके लिए होता है? टीबी रोग से बचाव के लिए ही लगाया जाता है और ये जन्म के 24 घंटे के अंदर ही लगा दिया जाता है। आपसे BCG का फुल नेम भी पूछा गया है तो यहाँ आपको बताया गया बैसिलस कोलमेटेग्यूरिन, ये बताया गया है, ये है BCG का फुल नेम जो कि जन्म के 24 घंटे के अंदर ही बच्चों में लगा दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि फेफड़े का जो तपेदिक होता है, अगर किसी व्यक्ति को टीबी रोग हुआ, तपेदिक हुआ है, वो फेफड़े में हो गया है तो ऐसी तपेदिक रोग को पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ठीक है, यानी कि टीबी से जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे थे वो सारे पॉइंट को हमने आपको यहाँ पे बता दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला है कर्ड फेर। अगर जो है कर्ड फेर हो रहा है इसे गलसुआ नाम से हम जान रहे हैं। मम्स अभी इसके पहले हमने आपको बताया था, उसमें हमने बताया कि कर्ड फेर जो है गलसुआ जिसे गलकंड के नाम से भी आप जान रहे हैं, ये जो है हो जा रहा है अगर बच्चे में तो ये MMR टीका लग रहा है। इसके पहले हमने आपको बता दिया कि MMR टीका जो गलसुआ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यह समस्या या रोग ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है और लार ग्रंथि में सूजन हो जाती है। जो लार ग्रंथियां हैं, जो लार आपके मुख से निकल रहा है गले के पास से, यहाँ पे जो ग्रंथियां हैं जो निकल रही हैं ग्रंथियों से लार, जो आपके भोजन में मिल करके भोज्य पदार्थों को जो है पचाने के लिए लार उसमें मिल रहा है, और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, दर्द हो जाता है। मुख का एक हिस्सा यानी कि जिस तरफ की ग्रंथि में ये हुआ रहता है उसमें सूजन आ जाती है और वो दर्द होने लगता है, और इसके साथ ही साथ कान के पास तक पूरा दर्द करने लगता है। यानी कि यहाँ पे आपके गर्दन कहीं दाहिने साइड या बाएं साइड कभी भी हो रहा है तो जो लार ग्रंथियाँ हैं उसमें सूजन आ जाती हैं, और इसके साथ ही साथ मुख का एक हिस्सा जिस साइड हुआ उधर दर्द करने लगता है, और फिर ये मुख का हिस्सा लेकर के कान के पास तक का पूरा दर्द करने लगता है। ठीक है, तो ये जो समस्या है इसमें भी MMR टीका सहयोग करता है। इसके बाद है काली खांसी। जो काली खांसी इसे कुक्कर खांसी या वूपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली खांसी कुक्कर खांसी क्यों कहा जा रहा है? इसमें जो है खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं, यानी कि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा खांसी आने लगती है और सूखी खांसी आ रही, यानी गला सूखने लगता है, बलगम वगैरह कम बनता है, सिर्फ खांसी आ रही है, सूखी खांसी, कंटिन्यू व्यक्ति खांस रहा है, और ये ज़्यादातर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में देखने को मिलता है। कभी कभी बड़ों में भी देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादातर जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखने को मिलता है। और जब काली खांसी या कुक्कर खांसी हो जाती है तो इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वह है फेफड़ा। यह फेफड़े पर प्रभाव डालता है। इसका उद्भवन काल जो है, उद्भवन काल हमने आपको बताया कि जब से लक्षण दिखाई दे रहे हो जब तक ये समस्या ये रहती है रोग, तब तक का जो समय होता है वो उद्भवन काल कहलाता है। तो कुक्कर खांसी या काली खांसी जो 7 से 14 दिन तक का टाइम पीरियड ले लेता है। ठीक है, आगे है कि जीवाणु, जिस जीवाणु से ये काली खांसी हो रही है इसे होमोफिलस पर्ट्यूसिस बैसिलस या फिर दूसरा है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ये 2 नाम बताए गए हैं जीवाणुओं के जिनकी वजह से काली खांसी या कुक्कर खांसी हो जाती है, और इसके उपचार के लिए DPT का टीका लगता है। इसके पहले भी हमने आपको जो है इसके पिछले वाले स्लाइड में बताया कि जो DPT का टीका है ये डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस के लिए जिम्मेदार होता है, तो वही यहाँ पे भी काली खांसी में भी DPT टीका दिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने आपको बताया वो क्या था कि अशुद्ध वायु से होने वाले जो रोग हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप किए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया है। अशुद्ध वायु के बाद हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आखिरकार ध्वनि प्रदूषण क्या होता है ये देखिएगा। ध्वनि प्रदूषण, इसके प्रदूषक यानी कि जो इसे फैला रहे हैं, जो इसे प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि कोई भी प्रदूषण है उससे फैलाने वाले जो होते हैं वो उस प्रदूषण के प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण एक है जो नॉर्मल अवस्था से कमी या अधिकता हो जा रही है, उसमें उस वायु में, उस जल में, उस मृदा में, उस ध्वनि में
तो वो प्रदूषण है, लेकिन जिस वजह से ये समस्या हो रही है वह प्रदूषक कहलाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरुचिकर, ऐसे जो इसमें आपको रुचि न हो, अरुचिकर असहनीय ध्वनि जो 80 डेसिबल डीबी से प्रदर्शित करते हैं, इससे 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली अगर कोई ध्वनि है तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। यानी कि इससे अगर अधिक है तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए इसे 80 डेसिबल से अगर प्लस में है तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। आगे देखिएगा कि जो हमने यहाँ पे डीबी बताया आपको, इसे हमने डेसिबल पढ़ा, तो इसका क्या मतलब है कि ध्वनि तीव्रता, ध्वनि की जो तीव्रता है उसका जो मापन किया जा रहा है वो किस मात्रा में किया जा रहा है, उसका मापक आखिरकार क्या है। एग्जाम में आपसे पूछा गया ध्वनि तीव्रता का मापक क्या है, तो आप बताएंगे डेसिबल। जो डेसिबल होता है यह क्या होता है, ध्वनि तीव्रता का मापक होता है। मानव का जो कान है, मानव में जो कान है इसमें 0 से 180 डेसिबल ध्वनि के प्रति वह संवेदनशील होता है, यानी कि सुन सकता है, इतने तक उसे सुनाई दे सकता है, लेकिन वो असहनीय अवस्था होगी उसकी। क्योंकि देखिए 0 से 80 डेसिबल अगर ध्वनि है, तीव्रता है, तो वो लाभदायक है, लेकिन अगर 80 से प्लस डेसिबल में अगर है ये ध्वनि तो ये हानिकारक है। हमने पहले ही आपको बताया कि 80 डेसिबल से अगर अधिक हो जा रही है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ रही है। 140 डेसिबल ध्वनि अगर हो रही है तो आपके कानों में बहुत ही दर्द होने लगता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि ब्लूटूथ ईयरफोन लगाने वाले जो ऐसे भी लोग हैं जो तो फुल वैल्यूम में सुनते हैं, तो कुछ समय बाद उनके कानों से भी ब्लड आने लगता है, यानी उनके जो कान का जो पर्दा होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से कान के पर्दे फट जाते हैं, कभी कभी ब्लड आने लगता है, सुनाई नहीं देता है, ये सारी समस्या देखने को मिलती है। तो 140 डीबी ध्वनि तीव्रता अगर है तो कानों में दर्द पहुंचाती है। और अगर हम बात करें कि ध्वनि प्रदूषण के प्रदूषक के बारे में, जो इस प्रदूषण को फैलाने वाले हैं वो हैं आपके औद्योगिक गतिविधियाँ, औद्योगिक जो कल कारखाने उद्योग धंधे चल रहे हैं, मशीनीकरण है, इन सब के निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं कारखानों से वो हो गए। मनोरंजन के जो विभिन्न प्रकार के साधन हैं, डीजे, साउंड, इन सब के जो मनोरंजन के साधन हैं, इसके साथ ही साथ शहरीकरण, जो शहरीकरण हो रहा है जगह जगह पे, यानी कि गांव को हटा करके शहर बना दिया जा रहा है, उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सड़क, वाहन, यातायात के साधन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो शहरीकरण हो रहा है। तो वहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ जो है यातायात, फिर कंपनियाँ, ये सारी चीज़ें, गाड़ियाँ, कार, ये सब चल रही हैं, तो इन सबसे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण ही फैल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, आप लोग जिस प्रकार सुन रहे हैं ज्वालामुखी आ रहा है, ज्वार भाटा, ये सब सुनते हैं, तो इसके साथ ही साथ ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप बादलों के टंकार सुने होंगे, जब बादल गरजते हैं, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं। घरेलू गतिविधियाँ, घरेलू कार्य जो भी हो रहे हैं उन सब से निकलने वाली जो ध्वनि है, जो मशीनें हैं, उपकरण, जिन यंत्रों का प्रयोग आप अपने घरों में कर रहे हैं, उनसे निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं, यातायात के साधन जो सड़कों पर चल रहे हैं, आकाशीय गतिविधियाँ, जो आकाशों में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो इन सब के द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ठीक, आगे हम बात करें ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम किस प्रकार से किए जा सकते हैं। ये तो प्रदूषक थे जो फैला रहे थे, लेकिन वो रोक कैसे सकते हैं। कारखानों में ध्वनि स्रोतों में साइलेंसर का प्रयोग करना, यानी कि जो कल कारखाने हैं, जो कारखानों में ध्वनि स्रोत जहाँ से हैं, जहाँ से ध्वनियाँ निकल रही हैं, वहाँ पे साइलेंसर का प्रयोग करना। इसके बाद है मशीनों की देख रेख करना, कि मशीनें अगर पुरानी हो गई हैं, उसमें कोई पुर्जे टूटे फूटे हैं, उनकी मरम्मत की जाए, उनको निकाल के नया लगाया जाए। मशीन में तेल वगैरह जो भी उसमें लग रहे हैं वो सब हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ों की देख रेख करना। ध्वनि अवशोषी वृक्ष, ऐसा वृक्ष लगाना जो ध्वनियों को अवशोषित करते हैं, रोक लेते हैं अपने में, वो नीम, अशोक के वृक्ष, बरगद, इन सबको लगाना चाहिए। सड़कों पर ग्रीन मफलर का प्रयोग करना, ये क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सड़कों पे आप हाईवे वगैरह पे देखे हैं तो बीचों बीच सड़क पे जो लाइन से वृक्ष लगाए गए हैं,
पौधे लगाए गए हैं वो किस लिए लगाए गए हैं? सजावटी जो पौधे लगाए गए हैं लंबाई में बहुत ज़्यादा, वो वृक्ष नहीं है बड़े बड़े, बल्कि वो जो है नॉर्मली हैं। वो किस लिए लगाए जा रहे हैं? जिससे कि आने जाने वाली जो गाड़ियाँ, एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं, दूसरी साइड से आ रही हैं, तो दोनों के जो निकलने वाली ध्वनियाँ हैं उनसे जो है दोनों ही तरफ में कोई प्रभाव ना पड़े, उनकी ध्वनियों को रोकने के लिए जो भी पौधे लगाए जाते हैं सड़कों के बीचों बीच में, वो ग्रीन मफलर कहलाता है। ये ध्वनियों को रोकने का कार्य करता है। तो सड़कों पर ग्रीन मफलर का प्रयोग करना, बिल्डिंग में जो ध्वनि अवशोषी प्लास्टिक फर्श, जो फर्श लगाए जा रहे हैं, मैट वगैरह लगाए जा रहे हैं प्लास्टिक के, वो ध्वनि को अवशोषित करते हैं। दीवालों पर पत्थरों के टाइल्स, हवाई अड्डे, खाली स्थान आदि पर ले जाकर के बना, कारखानों को शहरों से दूर बनाना, तो ये सारे जो भी कार्य हैं यहाँ पे वो सभी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग कि ध्वनि प्रदूषण अगर हो रहा है तो उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। श्रवण प्रभाव पड़, यानी कि सुनने की जो क्रिया है ये बाधित हो रही है, इसमें प्रभाव पड़ रहा है। अजैविक वस्तुओं पर प्रभाव, जैसे महल है, इमारत है, इन सब पे जो भी प्रभाव आपका पड़ रहा है, इनके बेस पे जो पड़ रहा है। कभी कभी आप देखे होंगे कि डीजे वगैरह साउंड जब बजता है तो अगर वहाँ आप आसपास में खड़े हैं तो जो है ज़मीन में कंपन महसूस हो रही है। तो इसी प्रकार से जब ज़्यादातर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ध्वनि प्रदूषण अगर हो रहा है तो इन महलों पर, बिल्डिंग्स में, इमारतों में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है, और वन्य जीव जो प्रभाव पड़ रहा है इसकी वजह से जो जीव जंतु में सुस्ती, निष्क्रियता, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है इससे बीमारियाँ कौन कौन सी हो रही हैं। इन बीमारियों में देखिएगा कि व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, आक्रामकता, यानी कि अंदर अग्रेसिव हो गया है, कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि मार देगा वो व्यक्ति, कोई भी कार्य कर रहा है तो चिल्ला दे रहा है, आक्रामक रूप धारण कर ले रहा है। चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जा रहा है। तनाव, व्यक्ति तनाव से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित है, टेंशन में है। श्रवण बाधिता, सुनने संबंधी समस्याएं, अनिद्रा, नींद नहीं आ रही है अच्छी से। स्मृति भंग, यानी कि जो भी याद करने की जो क्षमता है, किसी भी चीज़ को याद रखने की, वो आपकी स्मृतियाँ जो हैं वो भंग हो जा रही हैं। अपच, भोजन नहीं पच रहा है, थकान की समस्या हो रही है। गर्भस्थ शिशु में शारीरिक विकृतियां देखने को मिलती हैं। एकाग्रता प्रभावित हो जा रही है, किसी चीज़ पे आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। मानसिक शांति जो है वो भंग हो जा रही है। कान के पर्दे जो है आपके कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो ये हो गए आपके जो ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद है कि अच्छी नींद है, तो आपसे एग्जाम पूछा गया है कि अगर व्यक्ति को अच्छी नींद लेनी है तो ऐसी सिचुएशन में किस प्रकार की ध्वनि अगर रहे तो वो नॉर्मल मानी जाती है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे अगर सो रहे हैं तो एकदम शांति हो, अगर कितनी भी शांति है, कुछ ना कुछ तो ध्वनि आपको सुनाई ही देती रहती है। तो वो जो ध्वनि आपको सुनाई देती है जिसमें आपको नींद आ रही है वो है 30 डेसिबल तक ध्वनि जो है आपके नींद के लिए जो है वो लाभदायक होती है। ठीक है, तो आज ये जो बताया गया अभी आपको, ये था आपका ध्वनि प्रदूषण, उनके प्रदूषक, प्रभाव, रोकथाम और उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं। सभी पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर किसी पॉइंट पे कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जो भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से वो, चाहे वो झारखंड से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, यानी कि DSSB का जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं अपने यूपी के हैं, TST, PST, ELT, इसके साथ साथ नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी फील्ड में अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी में जो सिलेबस ऐड किया गया है हेल्थ साइंस, इनसे जो भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वह सभी टॉपिक को, यानी पे जो आपको पर्यावरण से संबंधित भी दिया गया था, इन सभी को जोड़ते हुए हम स्वास्थ्य विज्ञान को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यू आप लोग शाम को 7 बजे क्लास से जुड़ जाया करिए। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लिया करिए, जिससे कि उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में भी दिया जा सकता है। और अगर कोई ऐसे क्वेश्चन जो नहीं बताए जा सकते हैं तो वो आपको जो है क्लास में भी बताए जा सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन के लिए जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो रिसर्च के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि रिसर्च की क्लासेस अभी कब से चलेंगी, तो कुछ क्लासेस जो है चैनल पे अपलोड की गई हैं, जो है उसे आप पढ़ लीजिएगा
और इसके अतिरिक्त न्यू क्लास जो है जल्द ही आप लोग के लिए अपलोड की जाएगी। आज की क्लास को हम ये पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।